गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। आज अपना एक नया लेसन प्रारंभ करेंगे अपन मानव का जनन तंत्र। सामने नाम लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, एक नया लेसन इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि पिछला लेसन जो था अपना, जो भी हमने पहले अध्याय पढ़ लिए हैं, प्रीवियस क्लास तक जो भी चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो भी राज्य सरकार द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक नया सिलेबस, एक नया पाठ्यक्रम जो आपको दिया गया, उसके अंदर बहुत सारे लेसन के टॉपिक्स और बहुत सारे लेसन, संपूर्ण अध्याय, कंप्लीट लेसन भी हटा दिए गए। तो हमारा जो पिछला लेसन था, हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था 26 नंबर का, है ना, लेसन नंबर 26, वो लगभग पूर्ण लेसन को हटा दिया। तो हमारे पास एक सिलेबस ना होने की वजह से हमने जो लेसन पढ़े उनमें से कुछ काम के हैं और कुछ काम के नहीं हैं। तो आप अब जो भी सिलेबस यहाँ से सेंड किया गया आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, उस क्लास के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस चेक कर लेंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ये सारा सिलेबस चेक कर लें कि क्या सब्जेक्ट से हटा लिया गया है, क्या नहीं हटाया गया है। क्योंकि हमें जो एक सिलेबस कवर करना है, एक पाठ्यक्रम कंप्लीट करना, उस पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे पास समय कम है, पढ़ाई अधिक करनी है। क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर एक विस्तृत वर्णन होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होता है। तो संपूर्ण अध्याय भी हटा दिए गए हैं, अध्याय के अंदर से कुछ टॉपिक्स भी हटा लिए गए हैं। तो पहले आप उस सिलेबस का अच्छी तरह से अध्ययन करें, सिलेबस को अच्छी तरह समझें कि क्या लेसन कहाँ से हटा दिया गया है और किस लेसन का कितना वेटेज है, किस लेसन को कितना भार दिया गया है, कौन सा लेसन कितने नंबर का है। उस वेटेज के अनुसार ही अपनी तैयारी को आप जारी करें, उसको उसी अनुरूप पढ़ें, है ना। क्योंकि जो लेसन हमारे पास बुक पड़ी हुई है, जो लेसन काम के नहीं है, उन लेसन को हम ऐसे ही पढ़ लें तो वो हमारे काम का ही नहीं है। क्योंकि है इम्पोर्टेंट लेसन लेकिन हटा दिए गए। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, तंत्रिका तंत्र वाला नर्वस सिस्टम अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, ब्रेन, मेरुरज्जु, है ना, सारी चीज़ें हटा दी गई। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, है ना, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस CNS, PNS, सारी चीज़ों को उन्होंने संपूर्ण अध्याय को ही हटा दिया। उसके बाद का जो एक अध्याय था, है ना, वो भी ज्ञानेंद्रियों वाला, है ना, आँख, नाक, कान, गला, ये सारी चीज़ें हटा दी गई। क्योंकि ये चीज़ें आप पहले अध्यायों में पढ़ चुके हो, पहले प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हो, तो आपके लिए उतना वैसे, क्योंकि उनके पास एक समय नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम कराने भी ज़रूरी है। क्योंकि 10वीं 12वीं ऐसी क्लासें हैं जिनके लिए पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना, प्लस कुछ पाठ्यक्रम को कंप्लीट करके वो अपना सिलेबस कंप्लीट करा के कम से कम उतनी तैयारी करा ले बालकों को जिससे वो पेपर कर सकें। तो पेपर की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उतना सिलेबस कंप्लीट कर ले जिससे पेपर बन सके और आप बोर्ड एग्ज़ाम को फाइट कर सकें। इसलिए जो संशोधित पाठ्यक्रम आपको दिया गया है, उस संशोधित पाठ्यक्रम का आप विधिवत अध्ययन करें, उसको समझें, फिर अपनी जो रूपरेखाएं उसे बनाएं, फिर सारा ये लेसन संबंधी, सब्जेक्ट संबंधी जो भी जानकारी है वो आप लेके फिर कौन सा लेसन पढ़ना है और उस लेसन में से क्या टॉपिक पढ़ना है, उसका भी आप विधिवत ध्यान रख के अपनी तैयारी को विधिवत रखें। तो अपन अब उन्हीं लेसनों को लेंगे, उन्हीं लेसनों को पढ़ेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुसार आए हुए हैं। चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट लेसन हो और छोड़ दिया गया तो उसको अपने को नहीं पढ़ना है। क्योंकि अपन 1-2 लेसन ऐसे हैं जो पढ़ लिए हैं लेकिन पाठ्यक्रम से हट गए, तो हमारे लिए अब, क्योंकि एक तो 7-8 दिन का, 10 दिन का समय भी हमें गया, प्लस हमने लेसन को अच्छी तरह समझा, आपने भी पढ़ा, है ना, तो टाइम दिया, आपने घर पे तैयारी करी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब सिलेबस से लेसन हट गया है तो अपन उसको ज़्यादा ऐसे तवज्जो दे के उसको ऐसा लेके नहीं बैठ सकते। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जो तैयारी करी है वो कहीं नहीं जाने वाली, वो आगे आपके इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। तो उस चीज़ को समझते हुए ही आप कम से कम उसको अपने ब्रेन में बना रहने दें। तो जो भी लेसन हमारे आएंगे अब, तो वो उन्हीं लेसनों को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग निर्धारित किए गए हैं। तो चाहे वो इम्पोर्टेंट लगे या ना लगे, लेकिन हमें ज़रूर वो पढ़ना है। तो इसके अंदर जैसे मानव का जनन तंत्र जो अपना लेसन है उसको अपने को पढ़ना है। उसके बाद हमें अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला लेसन भी दे रखा है, वो नहीं हटाया है,
मानव का नर जनन तंत्र या जनन तंत्र भी नहीं हटाया गया है। तो ये जो चीज़ नहीं हटाई है उसे अपन विधिवत ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा आप भी अपनी तरफ से जोर लगाएंगे और हो सकता है राज्य सरकार के आदेशानुसार कि जल्दी से जल्दी स्कूल ओपन हो जाएं और हम फेस टू फेस उन चीज़ों का सामना कर पाएँ। तो क्लास के अकॉर्डिंग अगर जब पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस विद इन ए डेज हो सकता है कंप्लीट हो जाए। और जो प्रैक्टिकल का एक मैटर बनता है, अपने बायोलॉजी प्रैक्टिकल का मैटर जो बनता है, तो बायोलॉजी प्रैक्टिकल के अंतर्गत हमारे जो लास्ट क्लासों तक जो था, है ना, लास्ट सेशन तक जो था वो सिलेबस एज इट इज़ बना हुआ, उसमें कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट की नहीं गई है, नहीं कोई रिमूव किया गया, वहाँ से कोई चीज़ हटाई नहीं गई है, क्योंकि प्रैक्टिकल एज इट इज़ बने हुए हैं। तो जब भी अपनी क्लासेस चलेगी प्रैक्टिकल पे भी अपन जोर देंगे, क्योंकि अपना 30 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल होता है। 30 नंबर के 3 प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि वो आपके अंकों के रूप में आपके प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, आपके रिजल्ट को सुधारने के लिए काफ़ी हद तक आपकी सहायता करते हैं। तो प्रैक्टिकल को भी अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल जो इतना होता है उस प्रैक्टिकल को अपन कंटिन्यू करेंगे। जब भी क्लास चलेगी तो प्रैक्टिकल हमारा होगा तो एक उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा जो सिलेबस आपने पहले देख रखा है, पहले पढ़ रखा है, पहले आपको दे रखा है। तो वो प्रीवियस क्लासों तक जो प्रैक्टिकल था वो आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक हो या बुक हो उससे आप देखें, है ना। रिकॉर्ड भी बनानी पड़ेगी आपको प्रैक्टिकल की, क्योंकि रिकॉर्ड अभी तक बनी नहीं है। तो अपनी जब भी स्कूल खुलती है, शायद 2 नवंबर से है प्रावधान की स्कूल खुल जाए, तो स्कूल जब भी अपन मिलना हो जाएगा, स्कूल खुल जाएगी, तो सबसे पहले काम ये भी एक हमें करना है कि मुझसे आप आके कांटेक्ट करके सारे रिकॉर्ड ले लें। जो पुराने रिकॉर्ड हैं बच्चों के वो मुझसे प्राप्त कर लें और उन रिकॉर्ड को अपनी एज इट इज़ फाइलों के अंदर उतार लें, है ना। तो डेट वगैरह नहीं लगाएं, डेट वगैरह हम बताएंगे आपको क्या लगानी है। तो खाली उसे आप अपनी रिकॉर्ड के अंदर मेंशन कर दें, उसकी एक फ़ाइल बना दें, क्योंकि अपनी बायोलॉजी के अंदर तो 3 फाइलें बनेगी, केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर तो 1-2 रिकॉर्ड ही हैं, फोल्डर वगैरह बनेगा एक, है ना, एक फ़ाइल बनेगी, उनके अंदर तो कम रिकॉर्ड है, काम ज़्यादा है, रिकॉर्ड कम है, लेकिन अपने अंदर काम हल्का है लेकिन रिकॉर्ड ज़्यादा है। तो जो भी ब्लैक फाइल, एक रिकॉर्ड, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो भी है वो आप हम मुझसे प्राप्त करके अपने रिकॉर्ड को भी कंप्लीट करें, ताकि हमारा जो विधिवत एक सेशन बन सके, एक विधिवत रूप से हम अध्ययन को प्रारंभ कर सकें। क्योंकि अभी तक जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आपने जितना भी पढ़ा है ना, तो हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसने इसे गौर से नहीं लिया हो, गौर से नहीं पढ़ा हो। तो पहले तो आप इसे जितनी भी क्लासें हमने आपको दी हैं या यहाँ से आपको सर्कुलेट की गई हैं, जितनी भी क्लासें आपके वीडियो बन के आई हैं, पहले तो उसे गौर करके आप सारी क्लासों को देखें, अपनी नोटबुक के अंदर उतारें, विधिवत नोट्स बनाएं, नोट्स के अनुसार ही उनको आप चलें। तो आपके एक पाठ्यक्रम का निर्धारण भी सही तरह से हो जाएगा, आप सिलेबस भी सही तरह से कंप्लीट कर पाएंगे, प्लस आपकी जो पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को अपने को जोर देना है, क्योंकि अब अक्टूबर तक का मास निकल गया, अब दिसंबर में तो हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएंगे। क्योंकि हाफ ईयरली तक आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसमें से सब एक नए पाठ्यक्रम के अनुसार तो कुछ लेसन अपने वैसे ही पढ़ाए खत्म हो गए। तो हमें कुछ न कुछ ऐसा जोर देना पड़ेगा जिससे आप हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम को भी फाइट कर सको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आपस में रह के समझनी है। तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो क्या है कि हमारा एक इस सेशन का जो रिज़ल्ट है 20-21 का, वो आपके लिए अच्छा बन जाए, है ना। यही मंगल कामना करते हैं, यही शुभकामना करते हैं कि आपके लिए वो रिज़ल्ट बेहतर बने। क्योंकि इस समय के अनुसार, इस महामारी के अनुसार, क्योंकि बच्चों को इतना दे नहीं पाए जितना एक स्कूल आने पर मिलता है, तो फिर भी प्रयास यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा पाठ्यक्रम, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सिलेबस या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पढ़ाई हो जाए जिससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, घर बैठे ही पढ़ाई हो जाए। लेकिन कुछ बच्चे नादान होते हैं जो इन चीज़ों को गौर से नहीं पढ़ते, गौर से नहीं लेते हैं, है ना। तो उनसे भी मेरा निवेदन है, उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि आप भी, अगर आपके पास वीडियो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आप तक मोबाइल से नहीं पहुंचा है, तो किसी तरह से, किसी भी माध्यम से उनको वो अपने अपलोड करके या कहीं से भी लेके उनको आप पढ़ें और देखें कि स्कूल के अंदर क्या क्या पढ़ाया गया है। क्योंकि ये समस्त जो जानकारी दी गई है, चाहे वो आपके पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो आपके इस सेशन में
परीक्षा तक वो ज़रूर काम आएगी। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे, घर पे बैठ के अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और जो नया सिलेबस, नया एक पाठ्यक्रम मैंने सर्कुलेट किया है आप तक, जो भेजा है स्कूल के द्वारा, वो आप अच्छी तरह से उसका पहले एक विधिवत अध्ययन करके कौन सी सब्जेक्ट से क्या क्या लेसन हटा लिए गए उसको टिक मार्क करें, कौन सा टॉपिक हटाया गया उसको टिक मार्क करें, और पढ़ना क्या है उसको भी आप अलग से अंडरलाइन करें। तो सारी चीज़ों को सेपरेट करने के बाद ही आप उस सिलेबस को गौर करके पढ़ें, तो क्या है कि आपकी पढ़ाई के अंदर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिलेबस का ही ध्यान नहीं है, पाठ्यक्रम का ही ध्यान नहीं है, तो वो हो सकता है कि एक रवे में, एक फोर्स से सारे लेसन को याद करने लग जाए। तो ऐसा नहीं करना है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलें, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलें। क्योंकि समय के अनुसार चलोगे, पाठ्यक्रम के अनुसार चलोगे तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। तो उस सिलेबस का ध्यान रखते हुए ही आपको पढ़ना है। तो ये मेरा एक कुछ मैसेज था जो आपको देना था विषय संबंधी, जो मैंने आपको दे दिया है। तो पाठ्यक्रम को ज़रूर आप देख के पढ़े, है ना। तो आज का अपना नया लेसन है, क्योंकि अंत जो पिछले वाला था आपका तंत्रिका तंत्र वाला, उसके अंदर अपने प्रतिवर्ती क्रिया का रह गया था, रिफ्लेक्स आर्क का रह गया था, वो लेसन हटा दिया गया था। अब अपन उस लेसन से जो चीज़ें बच चुकी हैं उनको पढ़ने का अपना कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि कुछ लेसन सीधे के सीधे ही हटा दिए गए। तो अपन, आप और मैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम भी उसके अनुसार निर्धारित हुआ। तो अब अपन जो पाठ्यक्रम के अनुसार लेसन आते हैं उन्हीं का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना लेसन नया जो रहेगा उसी को पढ़ेंगे अपन। तो मानव का जनन तंत्र अपना एक लेसन है, उसी को अपने को पढ़ना है। आज पार्ट 1 है इसका। तो लेसन नंबर 28 है मानव का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अपन सिर्फ यहाँ क्या बात करेंगे, मानव के जनन तंत्र के बारे में ही बात करेंगे, और जनन क्या है और तंत्र क्या है, इन चीज़ों को समझेंगे पहले। क्योंकि ये लेसन कोई नया नहीं है आपके सामने, जो वीडियो बन रही है, ये ऐसा जो पढ़ाया जा रहा है वो कोई नई चीज़ आपके सामने नहीं आई है ना। पहली बार इन चीज़ों को अपन नहीं फेस कर रहे हैं, ये चीज़ें आपने कई बार देख चुकी हैं, ये चीज़ें आपने कई बार पढ़ चुकी हैं ना। तो जनन क्या होता है, मानव क्या होता है, तंत्र क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आप सब ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाना है तो समझना है। तो अपन एक एक चीज़ को, छोटे से छोटे चीज़ को समझेंगे, है ना। जनन क्या होता है, जनन को कहते हैं रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, सिस्टम को बोलते हैं, तंत्र को बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो इसमें री का मतलब क्या होता है और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों वर्ड अलग अलग है ना। तो जनन को रिप्रोडक्शन कहा है, तो री का मतलब होता है पुनः, है ना। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, री का मतलब क्या होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है उत्पादन। अब ये जानते हो उत्पादन का मतलब क्या होता है और पुनः का मतलब क्या होता है ना। तो रिप्रोडक्शन और पुनः ये सब चीज़ें क्या होती हैं आप अच्छी तरह से जानते हो, है ना। तो पुनः का मतलब क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं ना इंग्लिश में रिपीट, रिपीट एक वर्ड होता है, ठीक है। रिपीट मतलब क्या होता है, बारंबार, बार बार, है ना। तो यहाँ पे भी एक वर्ड आया री, री का मतलब होता है पुनः या बार बार, ठीक है। तो ये पुनः या बार बार चीज़ क्या होती है वो मैं आपको समझा दूँ। जब एक बार कोई उत्पादन होता है, मान लो एक नई कोई इंडस्ट्री लगी, नई कोई फैक्ट्री लगी, नई कोई चीज़ बनी, वो एक बार बन गई तो उत्पादन या प्रोडक्शन है। लेकिन उसी कंपनी के अंदर उसी चीज़ को वापस बनाया गया, वो रिप्रोडक्शन है, ठीक है। जैसे कंपनियों के अंदर कार बनती है, कई सारे अपन मैकेनिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, पंखे हैं घर में, ट्यूबलाइट्स हैं घर में, हर तरह की एक मैकेनिकल, है ना, एक इलेक्ट्रिकल, एक इंस्ट्रूमेंटल चीज़ पड़ी हुई है। वो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ सिर्फ सिंगल नहीं बनी है, वो बार बार बनी है, मतलब एक चीज़ बार बार नहीं बनी है, उसी के अनुरूप दूसरी चीज़ें उसी के रूप में बनती जा रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जिससे वो चीज़ मार्केट में सर्कुलेट होकर हर व्यक्ति तक पहुँच गई है। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, है ना, तो मोबाइल एक नहीं बना, फैक्ट्री के अंदर कई सारी मात्रा में उसका रिप्रोडक्शन किया गया, प्रोडक्शन किया गया, मार्केट में निकाली गई, तो उसका पुनः उत्पादन किया गया। तो यहाँ अपन किसी इंस्ट्रूमेंटल चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं,
अपन यहाँ जनन की बात कर रहे हैं, जनन को रिप्रोडक्शन कहा गया, लेकिन ये जनन किसका पढ़ रहे हैं? मानव का, यानी किसी जीव का जनन पढ़ रहे हैं अपन, है ना। किसी जीव के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं, लिविंग चीज़ें जो होती हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है, तो आप जानते हो हमारी जो एक क्लास है ना, हमारा जो ऑर्डर है, हमारा जो जीनस है, हमारा जो वंश है, फाइलम है ना, जैसे अपन कह रहे हैं होमोसेपियंस, ठीक है, मानव। तो वो होमोसेपियंस की जो क्लास है उसके अंतर्गत जो मानव आज तक आए, क्योंकि अपन जानते हैं कि हमारे पौराणिक कालों के अंदर भी एक वैरायटी के रूप में मानव का निर्धारण होता गया और हमने आज तक की पीढ़ी को देखा है। पहले अलग पीढ़ियाँ थी, क्योंकि पहले के लोग, पहले ज़माने के वातावरण अलग थे, प्राकृतिक वर्ण अलग था। लेमार्क, डार्विन, कई सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने प्राकृतिक के चीज़ों के बारे में, प्रकृति की चीज़ों के बारे में, नेचर के बारे में कई सारा अपना एक प्रैक्टिकल दिया था, उन्होंने प्रायोगिक सत्यापन किए थे ना। तो वैरायटीज़ भी उत्पन्न होती रहती है, प्लस इनके अंदर हेरफेर होकर, कुछ कहते हैं ना जीनी हेरफेर होता है, कुछ प्राकृतिक हेरफेर होता है और एक नई वैरायटी का जन्म होता है। तो मानव के अंदर भी कई सारी ऐसी, जैसे पहले कहता है जिराफ बहुत छोटा सा होता पर, लेकिन पेड़ की पत्तियाँ खाने के कारण उसकी गर्दन लंबी हो गई। सांप के पैर पाए जाते थे, है ना, घोड़े की उंगलियां पाई जाती थी, वहाँ खुर हो गया। तो वेराइटीज ऑफ चेंजेस भी होते हैं, लेकिन अपन सिर्फ जनन की बात कर रहे हैं। जनन का मतलब होता है किसी जीव के द्वारा एक नए जीव का निर्माण करना। क्या करना? किसी जीव के द्वारा, यानी अपने माता पिता के द्वारा एक नई संतति को जन्म देना जनन कहलाता है। क्या कहा हमने? माता पिता द्वारा अपने एक नए जीव को जन्म देना ही जनन कहलाता है। तो जनन के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। जनन क्या है? एक नए जीव का निर्माण। जनन क्या है? एक नए जीव का निर्माण है। तो निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से एक नए जीव बनता है, वो अपन उस विधिवत सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन जनन का प्रारंभिक मतलब ही यही होता है। जनन का प्रारंभिक अर्थ ही क्या होता है? एक नए जीव का निर्माण करना। अब वो नया जीव कैसे बनता है ना, वो उसकी एक किस तरह मेथड से बनता है, उसकी क्या विधि है नए जीव बनने की, वो सारी विधियां भी अपन पढ़ेंगे। और उस जीव को बनाने के लिए किन अंगों का प्रयोग किया जाता है, किन अंगों के माध्यम से उस नए जीव को बनाया जाता है। तो जिन अंगों के माध्यम से बनाया जाता है उन्हें बोलते हैं जनन अंग। क्या बोलते हैं? जनन अंग या जननांग। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जननांग या जनन अंग। तो उन अंगों के माध्यम से एक नए जीव का निर्धारण किया जाता है, नए जीव को बनाया जाता है। और हाँ, वो नया जीव बनने वाला जिससे वो बन रहा है उसी के समान प्रतिरूप में वो नया जीव आएगा। जैसे मानव की संतान मानव के रूप में ही जन्म लेगी, पशु की संतान पशु के रूप में ही जन्म लेगी। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो अपने पेरेंटल से आएगा, जो अपने माता पिता से बच्चे आएंगे, वो बच्चे अपने माता पिता की प्रतिरूपी ही होंगे, है ना। वो मानव है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो उसके जेरोक्स बन के आएंगे या उनके हूबहू होंगे या वो शक्लें उनकी एक जैसी होगी या वो जुड़वा की तरह होंगे, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? मानव की संतान मानव के रूप में लेगी, चाहे वो माता पिता के जैसी दिखे या ना दिखे, है ना। चाहे वो कलर के रूप में हो, चाहे फेस कट के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में भी हो, वो अपने माता पिता के समान दिखे या नहीं दिखे, ये कोई जीनी हेरफेर होता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मानव की संतान मानव ही होगी, ये कहने का तात्पर्य मेरा यही है। पशु की संतान, जैसे कुत्ते के बच्चे होंगे तो कुत्ते जैसे होंगे, हाथी के बच्चे हाथी जैसे होंगे, बिल्ली के बच्चे बिल्ली जैसे होंगे। तो जिन पशुओं की संतानें होगी वो पशु जिससे वो निर्धारित हो रहा है उसी के समान होगी, और मानव की संतान मानव के समान ही होगी। तो परिभाषा के तौर पे क्या हो गया जनन की, कि एक नए जीव का निर्माण अपने पैतृक जीवों से होता है, उसे ही हम जनन कहते हैं। और जनन के अंदर क्या ऑर्गन होते हैं, जनन की विधियाँ क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपन भी पढ़ेंगे। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी, अगली क्लास के अंदर जनन को हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।